चलिए, तो जैसा कि आपके एडवांस मैथ्स के लेक्चर चल रहे हैं भाई, तो हमने अलजेब्रा का कुछ पोर्शन निपटा लिया था। चैप्टर का नाम था बीजगणित के गणित सूत्रों का अनुप्रयोग, ठीक है ना, अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो। चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं। अभी हालांकि हमारा अलजेब्रा पूरा नहीं हुआ है भाई, अलजेब्रा में कुछ कॉन्सेप्ट और हैं जो हम आने वाले टाइम में करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा में कुछ कंसेप्ट और हैं जो हम आने वाले टाइम में करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम एक अलग चैप्टर पढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। वो कंसेप्ट क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं अलजेब्रा के, क्योंकि वो अब हम आने वाले दूसरे लेक्चर्स में उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है भाई, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। क्योंकि आप एडवांस मैथ को क्या समझते हो कि अलजेब्रा है या फिर ट्रिग्नोमेट्री है, यही दोनों चीज़ें क्या है, एडवांस है। इसीलिए मैंने अलजेब्रा का एक चैप्टर करवा दिया। हालांकि अलजेब्रा कई चैप्टर में बटा हुआ है, 3 या 4 चैप्टर हमें अलजेब्रा के पढ़ने हैं। हमें बीजगणितीय समीकरण वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। जिसका हमारे लेखपाल में भी, लेखपाल के एग्जाम में भी है, और यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उनमें पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। अब मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री में भी हमें कितने चैप्टर हैं? ट्रिग्नोमेट्री में कुल मिलाकर 2 हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कितने चैप्टर हैं? 2। एक का तो नाम ही क्या है भाई, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ठीक। और एक दूसरा चैप्टर है जिसको हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हालांकि जनरली पहले त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं शुरू होती हैं, ठीक है। मैं नहीं करूंगा मगर ऐसे, मैं सबसे पहले कौन सा चैप्टर, 2 चैप्टर में बटे हुए हमारी ट्रिग्नोमेट्री, इसका फर्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। और दूसरा जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, वो है हमारा ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। अगर इंग्लिश में बोलें तो हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। तो भाई शुरुआत करेंगे हम किससे, दूसरे चैप्टर से। जनरली शुरुआत किससे होती है, पहले से, लेकिन भाई हम पहले से शुरुआत नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे से क्यों शुरुआत कर रहा हूँ, एक तो छोटा चैप्टर है, बड़ी आसानी से हो जाता है, बड़ी आसानी से इसके क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं है इसके अंदर इसको पढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। आप सबने पढ़ रखा है, आप सबको मजा आएगा, ठीक है। अब हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना भाई, किसको, ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस को, किसको भाई, हाइट एंड डिस्टेंस को। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं, ऊंचाई और दूरी, इंग्लिश में बोले तो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। सबसे पहले हमें इसके कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है, बेसिक बातें, और वो भी कोई इतना खास नहीं है कि उसमें बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस है, बड़े आसान है, ठीक है। तो ऊंचाई और दूरी, सबसे पहले तो जब भी हमसे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें क्या एक फिगर बनानी होगी, और उस फिगर में 100% क्या बन रहा होगा, एक समकोण त्रिभुज बन रहा होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा। अब समकोण त्रिभुज आप सब जानते हो कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री हो, 90 डिग्री, उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं, या उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में बोले तो राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो क्या बोलते हैं इसको, राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या पहचान है इसकी, कि एक ऐसा 3 भुजाओं वाली आकृति जिसमें 100% एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री को हम समकोण बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज के लिए कुछ शर्तें हैं, पहली शर्त तो बता दी मैंने कि भाई एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। जिस भुजा पर, इसकी कितनी भुजाएं हैं भाई, 3 भुजाएं, जब तो इसका नाम त्रिभुज है। जिस भुजा पर ये त्रिभुज टिका होता है उसे हम बोलते हैं आधार, उसे क्या बोलते हैं भाई, आधार, यानी कि बेस। क्या बोला जाता है, बेस। और जो इसकी लंबाई है उसको कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, परपेंडिकुलर। और जो ये तिरछी रेखा है इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, इंग्लिश में कहें तो हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज, अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो पहली कंडीशन क्या, कि उसमें एक जो एंगल है वो 100% क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एक दूसरी और शर्त है, वो शर्त क्या है, कि जो कर्ण है ना, जो हाइपोटेनियस है, अगर हम उसका स्क्वायर करें तो वो 100% क्या होगा,
जो भी उसका आधार है, जो भी आधार की दूरी है उसका स्क्वायर प्लस जो भी उसका परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है उसका स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये बात हमें सबसे पहले किसने बताई थी, ये बात बताई थी पाइथागोरस ने। किसने बताई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, पाइथागोरस का नियम बोलते हैं इसे, पाइथागोरस का सूत्र बोलते हैं। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपके सबका याद होगा, अगर आप कंपटीशन की क्लास में बैठे हैं और आपको थोड़ा सा भी अगर तो आपने अगर 10th में या 9th में अच्छे से पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री को, सबको याद होगा आपके ये। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और क्या हमें क्या याद रखना, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं हम। हाइट एंड डिस्टेंस में एक तो मैंने बता दिया कि समकोण त्रिभुज में थोड़ी सी बात याद रखनी है, एक कोण 90 डिग्री होगा। दूसरा क्या भाई, आधार कर्ण और लंब क्या होता है। तीसरी चीज कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। इसी के साथ एक बात और बताना चाहूंगा, हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण वाला चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है, उसमें हमें सब साइन कोस टेन कोट सेक सारी बात करनी है, लेकिन यहाँ पर हमारा काम चल जाएगा केवल टेन को याद करने से। फिलहाल मैं बता देता हूँ 6 के बारे में। अगर मान लो कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है किसी भी दूरी का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस शर्त यह है कि राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक कोण हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। और जो ये दूसरा एंगल है इसको हम क्या मान लेते हैं, जो आधार पे बना हुआ थीटा। अगर मैं इसके नाम रख दूं ए बी सी, तो हमारा जो बी सी है इसको हम क्या बोलेंगे, आधार। जो हमारा ए बी है इसे क्या बोलेंगे, लंब। और जो ए सी है उसको क्या बोलेंगे भाई मेरे, उसको बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे उसे, कर्ण। आधार को बी कह सकते हैं, बेस। आधार को क्या बोल सकते हैं, बी फॉर बेस। आधार को हम बोल सकते हैं बी फॉर बेस। इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर पी, और इसको बोल सकते हैं हाइपोटेनियस एच। चलिए बहरहाल, तो अब हमारे सामने जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो कितने हैं, वो है हमारे सामने 6। कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोजेक। ठीक है ना भाई, ये सब आपने पढ़ रखे होंगे कि साइन कोस टेन कोट सेक कैसेक। मैंने ये बिल्कुल किससे रख लेंगे भाई, क्रम से रख रखे हैं। ठीक है, इनके आगे एक एंगल लिख देता हूँ थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब ये साइन थीटा चाहिए मुझे कौन से ट्राइंगल के हिसाब से, जो हमारे सामने है। इस ट्राइंगल के अनुसार हमें क्या चाहिए भाई, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई। ठीक है, आप सबने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, आपने पढ़ा होगा लाल बटे किका, लाल बटे किका, इस तरह से पढ़ा होगा है ना। और फिर क्या करते हैं, इसे पलट दें। ठीक है, अब जैसे भी इसको याद करना चाहें वैसे याद कर सकते हैं। लाला अमर लाल आया काम करने, इस तरह से याद करते थे हम। ठीक है, आपने भी याद करे होंगे, सबने याद किया होगा। चलिए, तो अब इसकी टेंशन नहीं लेनी है भाई, जिस तरह से भी आपसे याद किया जाए, जिस तरह से भी आपसे रटा जाए, इस चीज़ को रट लेना भाई। ठीक है, और रटे होंगे भी। ठीक है, किसी ट्रिक का अब एग्जाम में जाके यार जो थोड़े सोचेंगे, ओहो लाल बटे की का था भाई, लाल बटे की का था तो साइन का होगा, कोस का होगा। मेरे भाई इतना दिमाग लगाने से बढ़िया यह है कि आप इसको याद कर लो। ठीक है, अब किस तरह से आप याद करोगे ये आप पे डिपेंड करेगा, याद ही करना है आपको। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन का बिल्कुल अपोजिट, मैं बस 3 याद कर लो, साइन कोस और टेन। साइन का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। तो कर्ण बटे लंब लिख दूं, बिल्कुल अपोजिट है, उल्टा कर दो। कोस क्या होता है मेरे भाई, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार के बटे में क्या रख दूं मैं, कर्ण। तो कोस का बिल्कुल अपोजिट कौन होता है, सेक होता है। तो क्या लिख दूं इसे, कर्ण बटे आधार। ना लिख दूं इसे, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है मेरे भाई, ये टेन के लिए लिख रहा हूं, लंब बटे आधार। तो कोट बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, आधार बटे लंब। और यहां तो एक बात बताऊं मैं, आपका केवल कौन काम कर जाएगा इस हाइट एंड डिस्टेंस में, केवल टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और मैं ना आपको बिल्कुल कोशिश करूंगा कि ये चीजें भी आपको ना रटनी पड़े। चलिए, मैं अब 2 चीजें हो गई हमारे सामने। पहली क्या, पहले देख लीजिए, पहला क्या, हमें थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए एक राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, उसके बाद हमें नॉलेज क्या होनी चाहिए भाई, उसके बाद हमें नॉलेज होनी चाहिए बस इन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की। ठीक है, इतनी नॉलेज आपको बेसिक नॉलेज है, होगी भी, नहीं है तो देख लीजिए भाई, एक बार हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें एक जो हमारी कॉम्पिटिटिव नॉलेज है वो क्या है कि भाई पूरी हाइट एंड डिस्टेंस केवल 2 ट्राइंगल पे डिपेंड करती है। कितने ट्राइंगल पे, केवल 2 स्टैंडर्ड ट्राइंगल है मेरे भाई।
कितने स्टैंडर्ड ट्राइंगल हैं? हमारी जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसमें केवल और केवल 2 स्टैंडर्ड ट्राइंगल हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैंने एक क्या बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल है तो 100% इसका एक एंगल कितना होगा भाई? 90 होगा। ये एंगल मान लो 60 है तो ये वाला कितना होगा मेरे भाई? 30 होगा, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक एंगल तो इसमें 90 है ही पहले से, ठीक है, एक मैंने 60 बोल दिया तो 100% तीसरा वाला क्या होगा? 30 होगा। भाई ये एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, ये क्या है? एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल है। अगर मैं इसका नाम रख दूं ABC, ठीक है। चलिए एक और मैं दोनों के साथ एक साथ बात कर लूंगा। दूसरा एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल है हमारे सामने, ये भी एक ट्राइंगल है। इसका कौन सा ट्राइंगल है? ये राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज। कैसे पता चला? क्योंकि एक जो एंगल है इसका 90 है, एक अगर 45 है 45, तो दूसरा भी क्या होगा? 100% मेरे भाई 45 होगा। क्या होगा? 45 होगा। नाम रखो या मत रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये हमारे पास 2 स्टैंडर्ड ट्राइंगल हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला। इसके अलावा ये दूसरा है। इसके अलावा कभी भी हमारे पास बनेगा ही नहीं। इसके अलावा क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसमें मैं 60 ले सकता हूँ, 30 ले सकता हूँ, 45 ले सकता हूँ, 45 ले सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं कोई एंगल लगाऊंगा, इसके अलावा अगर मैं कोई कोण लूंगा, तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा सवाल होगा। इतने पेचीदा हमसे सवाल पूछे नहीं जाते। क्यों नहीं पूछे जाते? क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम है ना, उसमें हमारी केवल और केवल क्या चेक होती है भाई? तर्क शक्ति चेक होती है, ठीक है। क्या चेक होती है? केवल तर्क शक्ति, ठीक। और आप हर तरीके का जो भी एग्जाम में सवाल आए हुए ना, मेरी गारंटी है भाई कर पाओगे। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल छोड़ोगे नहीं। अब मैंने ये क्यों बताया 2 स्टैंडर्ड ट्राइंगल, मैं बता देता हूं। चलिए मैं इसमें निकालने की कोशिश कर रहा हूं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, भाई थीटा की जगह 60 रखा नहीं रखा? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री होता क्या है? एक चीज और मैं बता दूं आपको कि भैया tan 90, tan 60, tan 30, tan 45, ठीक है। बल्कि इसकी तो वैल्यू की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3। याद रख लेना आप इसे, वैसे मैं याद कराऊंगा अगले बार, अगले जो हमारा चैप्टर है ना उसमें हमें पूरा याद रखना है। ये tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये आपके बहुत सारों के याद भी होगी। tan 60 √3, tan 30 1/√3 और tan 45 क्या होता है? 1 होता है। चलिए tan 60 इज इक्वल टू, चलिए मैं अगर मैं बात करूं कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता? tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब और उसके अपोन में आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 60, tan 60, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हुआ? लंब बटे आधार। अब मुझे ये बता दीजिए tan 60 की वैल्यू होती कितनी है? tan 60 की वैल्यू अभी तो मैंने बताई है कितनी होती है? √3, यानी कि √3 के अपोन में 1 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें पता चल गया कि लंब कितना है? √3 और आधार कितना है? 1। अगर लंब है √3 तो आधार क्या होगा? 1 होगा। लंब √3 है तो आधार क्या होगा? 1 होगा। लंब अगर √3 है तो आधार क्या होगा? 1 होगा। ये कहाँ से पता चल गया हमें? यहाँ से पता चल गया। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और अगर ये समझ जाते हो ना, फिर हाइट एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन बचने वाला ही नहीं है। ये कॉम्पिटेटिव अप्रोच है। मैं बता दूं आपको ये कौन सी अप्रोच है? कॉम्पिटेटिव। कंपटीशन में तो भाई सवाल इसी तरह से करने हैं, क्योंकि हमें खाली सवाल ही नहीं करना है, हमें खाली क्वेश्चन ही नहीं करना है, उसे कम समय में भी करना, कम टाइम में भी करना। चलिए, तो अब हमारे पास ये √3 है, 1 है। अब हमें इसका अगर कर्ण निकालना हो तो कर्ण तो पता है हमें। कर्ण क्या होता है? अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार यानी 1 का स्क्वायर, लंब यानी √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर हुआ 1, √3 का स्क्वायर हुआ 3, तो अंडर रूट 4 यानी कितना आ गया? ये 2। तो ये यहाँ कैसे लिख दूँ? तो लिख दूँ। अब हमें यहाँ से एक बात पता चल गई, मेरी बात को ध्यान से समझना। इतना काम मैंने क्यों किया है? इसलिए किया है मेरे भाई कि अगर हमारे सामने एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल या एक ट्राइंगल इस तरह से बनता है, स्टैंडर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों ही पूछे जाते हैं केवल, ठीक है। अगर हमारे सामने कोई ट्राइंगल समकोण त्रिभुज इस तरह से है कि उसमें एक कोण 90 डिग्री तो होगा ही होगा, एक अगर 60 है तो दूसरा कितना होगा? 30 होगा। 60 के सामने हमेशा क्या आता है? √3। 60 के सामने हमेशा क्या? √3। और 30 के सामने हमेशा क्या होता है? 1। और जो 30 के सामने है ना, बिल्कुल उसका दुगना किसके सामने होता है? 90 के। बिल्कुल उसका दुगना किसके सामने होता है? 90 के, ठीक है। अभी मेरी बात आपको बहुत कम समझ में आ रही होगी, पूरी आ जाएगी भाई। एक बार बिल्कुल दिमाग खोल के आप ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें लगा देता हूं मैं,
इस वाले में टेन थीटा, टेन थीटा यानी टेन 45, इस में ये है हमारा टेन 45 डिग्री। क्या होगा भाई, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन 45 की वैल्यू भाई सामने रखिए आपके 1, ठीक है। और ये क्या हुआ, लंब बटे आधार, यानी 1/1 कर दूं इसे। लंब अगर 1 है तो आधार भी क्या होगा, यानी लंब और आधार का रेशो का अनुपात क्या होगा, 1:1। अगर लंब 1 है तो आधार भी क्या होगा इस कंडीशन में, 1 होगा। अगर मैं इस कंडीशन में कर्ण निकालूं तो आपको तो पता है भाई मेरे कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 यानी कि √2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, √2। तो एक तो हमारे पास था 30 60 90, एक है 45 45 90। अब 45 45 90 में 45 डिग्री के सामने, अगर 45 डिग्री के सामने 1 है तो दूसरे 45 के सामने भी क्या होगा, 1 होगा। और भैया जो 90 है इसके सामने कितना होगा, √2 होगा, ठीक है। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ध्यान से समझो क्या है ये। अब मैं आगे की तरफ देखो कितने कितने बेहतरीन सवाल बनेंगे, अब मेरी बात समझ चुके हो तो। एक हमें ट्राइंगल दे देता हूं मैं, ये एक मेरे पास ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो एक कोण तो हमेशा क्या होगा भाई, एक कोण तो 90 होगा ही होगा। इसका एक कोण, एक एंगल जो है 60 है। अब हमसे अगर ये कह दिया जाए कि भैया इसका जो आधार है, इसका जो आधार है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये हमसे एक क्वेश्चन बना देता हूं मैं, ABC, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है जिसका एक कोण 60 डिग्री है, जिसका ये वाला कोण कितना है भाई, 60 डिग्री है। उसमें हमें कह दिया है कि BC इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर है। BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ लिया है तो AB बताओ, AB क्या होगा। और भाई जरूरी थोड़ी है AB पूछा, लो मैं तो ये भी बता देता हूँ AC क्या होगा, दोनों जो दोनों भुजाएं थी बाकी बता दो क्या होगी। अब क्या आपको दिख नहीं रहा ये क्या है भाई, ये 30 60 90 नहीं है भैया, ये 60 है तो ये कितना होगा, अरे ये 30 ही होगा, ठीक है। ये कितना है भाई, 30 60 90 है। मैं फिर दोबारा देखो दिखा दूं तुम्हें पीछे, मैं बता चुका हूँ 30 60 90 में 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने कितना होता है, √3। तो 90 के सामने कितना होता है, 2, ठीक है। चलो यहाँ एक साइड में बना के दिखा देता हूँ, 60 30 और ये तो 90 है ही, ठीक है। 30 के सामने 1 तो 60 के सामने √3, तो 90 के सामने 1 का दुगना यानी 2। चलो एक बात बताओ, अब 30 के सामने क्या है, 5, यानी जहां 1 होना चाहिए था 1 की जगह कितना है, 5 है। 1 की जगह कितना है, 5 है। तो हमसे पूछा है AB कितना होगा। चलो सबसे पहले तो ये बताओ, 1 की जगह 5 है तो 2 की जगह क्या होगा, अरे मेरे भाई 2 की जगह होगा 2 × 5 यानी कि 10। तो पता चल गया हमें, किसकी वैल्यू पता चल गई हमें, AC की। AC की वैल्यू कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। चलो और आगे चलते हैं भाई AB। अब AB के सामने क्या होता है, √3। अब 1 की जगह 5 है, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को। तो 2 किसे रिप्रेजेंट करेगा, 10 को। तो √3 किसे रिप्रेजेंट करेगा भाई, यहां से मैं आ रहा हूं यहाँ पर, इसमें भी मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दी 1 के अंदर, तो 5 में भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 √3 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 5 √3 सेंटीमीटर, यानी कि AB की वैल्यू हो गई 5 √3। जो भी BC यानी कि आधार है, या 30 के सामने जो भी भुजा होगी, 30 के सामने जो भी भुजा होगी उसका √3 गुना होगा किसके सामने, 60 के सामने, और दुगना होगा किसके सामने, 90 के सामने। चलिए आधी बात समझ में आई है, पूरी आवाज आएगी। मैंने यहाँ ले लिया 60, मैंने यहाँ ले लिया 90, तो ये वाला अगर नहीं भी दे रखा तो आपको तो पता है भाई ये 30 होगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ इसका नाम ABC और यहाँ लिख दूँ 10, तो मुझे फटाफट बताइए भाई, 30 के सामने 10 है तो 90 के सामने कितना होगा, 20 होगा। तो 60 के सामने कितना होगा, इसका √3 गुना, जो भी 30 के सामने होता है उसका √3 गुना, ठीक है। 10 √3। चलिए नहीं आई बात समझ में, लो आप समझ लो, 60 है, 30 है, ये 90 है, ठीक है। ये वाला अगर हमारे सामने 15 है तो ये दोनों बताओ बाकी के कितने होंगे, ठीक है। 30 के सामने 15 है तो 90 के सामने 30 होगा, तो 60 के सामने इसका √3 गुना, √3 गुना मतलब 15 √3, ठीक है। नहीं होगा भाई, अब भी नहीं आई बात समझ में, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, नहीं आ रही तो समझ में अब भी। लो देखो ये हमारा 90, चलो मैं 60 यहाँ लिख देता हूँ और 30 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब कैसे 60 के सामने 10 है, लो भाई 60 के सामने कितना है, 10 है, यानी कि ABC, BC बराबर 10 है, जो किसके सामने है भाई,
जरूरी थोड़ी है ये एंगल ही 60 होगा भाई, 60 ये भी तो हो सकता है, तो ये 30 होगा। 60 के सामने कितना है, 10 है। 60 के सामने होना कितना चाहिए, √3, यानी √3 की जगह कितना दे दिया हमें, 10 दे दिया, ठीक है। और हमसे 30 के सामने कितना होता है, 1, तो हमसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, √3 यूनिट की वैल्यू तो हमें 10 दे दी। इधर भी मैं √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं और इधर भी √3 से डिवाइड कर दूं, क्यों, कोई फर्क पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 1, तो 1 के सामने कितना आया, 10/√3। अरे जब हम 30 से 60 की तरफ जाते हैं, ठीक है, जब हम 60 से किधर जा रहे थे, 30 से किधर जा रहे थे, 60 की तरफ जा रहे थे, तो क्या कर रहे थे भाई, √3 गुना कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। अरे यहाँ से आ रहे थे तो गुणा से √3 से कर रहे थे। अगर मैं उल्टा हूँ तो क्या करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी √3 से, वही तो किया है मैंने भाई। √3 की जगह 10 है तो 1 की जगह होगा 10/√3, तो 30 के सामने कितना आ गया, 10/√3। तो 90 के सामने क्या होता है, 90 के सामने वो होता है जो भी 30 के सामने उसका डबल भाई। 30 के सामने 10/√3 है तो इसका डबल कर दो, इसका 10/√3 का डबल होगा 20/√3, ठीक है, 20/√3। चलिए एक आध क्वेश्चन और मैं बता देता हूं इसका, लीजिए। ये एक ट्राइंगल है, ये वाला एंगल 30 है, ये वाला 90 है, तो बाय डिफॉल्ट ये कितना हो गया, 60 हो गया, ABC, ठीक है। ये वाली अगर मुझे, चलो मैं इसको बता देता हूँ आपके से, ये मुझे 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मुझसे बाकी की दोनों भुजाएं पूछी हैं, AB क्या होगा, BC क्या होगा। 90 के सामने कितना है मेरे भाई, 20 है, तो 30 के सामने क्या होगा, 20 का आधा, यानी कि 30 के सामने कितना होगा मेरे भाई, 10 सेंटीमीटर होगा। चलो 30 के सामने 10 है तो 60 के सामने क्या होगा, ठीक है, यानी 1 की जगह जहां पर 1 आना चाहिए था वहां कितना आ चुका है, 10 आ चुका है। क्यों, क्योंकि जहां 2 आना चाहिए था वहां कितना है, 20, तो मैं 2 से 1 पर आता हूं तो यहां भी तो 2 से, यानी कि मैं आधा करूंगा, ठीक है। चलो अब 60 के सामने आता कितना है, √3, क्या √3 की जगह क्या लिखे हम, मान लो यहाँ भी हमने √3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, √3 से, तो कितना हो जाएगा 10√3, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 10√3, ठीक है। अब अगर ये सोच रहे हो कि मैं इसमें 10 का फॉर्मूला लगा दूंगा, साइन का, कोस का, तो मेरे भाई उससे सवाल जरूर हो जाएगा, लेकिन क्या वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, भाई मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि उससे हमारा आंसर देर से आएगा। चलिए मैं इसी को करके दिखा देता हूँ, इसी क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, लो 10 लगा के, 10 लगाकर इसी क्वेश्चन को करते दिखाता हूं मैं। ये हमारे सामने है ABC, ये वाला एंगल है 30, ये वाला है 60, ये वाला कितना है भाई 90, लिखो या मत लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 90 है और हमें क्या दे रखा, ये दे रखा 20। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें भाई, tan तो लग नहीं सकता क्योंकि tan तो होता है लंबटे आधार, साइन लगाओगे या कोस लगाओगे, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें कि साइन लगाएं या कोस लगाएं, फिर हमारे सामने आंसर आएगा, पहले AB का आएगा फिर BC का आएगा, या पहले BC आएगी फिर AB आएगी, तो इतना हम क्यों फालतू का दिमाग यूज करें हम अपना, ठीक है। हमें कैसे करना है, इस तरह से। हालांकि मैं सारे सवाल दूसरे तरीके से भी करा सकता हूं, मैं क्यों नहीं करा रहा भाई, वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच नहीं है, ठीक है। चलिए एक सवाल और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, एक क्वेश्चन और करते हैं। जब तक नहीं सीखोगे जब तक छोड़ूंगा तो नहीं, ये बात पक्की है, चाहे 10 वीडियो बनानी पड़े एक ही कंसेप्ट के, लेकिन सिखा के छोड़ूंगा इसी तरह से, ठीक है, क्योंकि यही कॉम्पिटिटिव तरीका है। ये 30 है, ये 90 है, तो बाय डिफॉल्ट ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लो मैं नाम रख देता हूँ ABC। मान लो इस बार मुझे ये वैल्यू दे रखी है 15, ठीक है, हमें दे रखा है कि BC = 15 है, और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, AB की वैल्यू बताओ क्या है, और इसी के साथ पूछ ली हमसे AC की वैल्यू, AC की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्या मैं इसे 10 के तरीके से कर सकता हूँ, अरे भाई कर सकता हूँ 10 से भी, मैं देखो 10 से करके दिखा देता हूँ, चलो तुम्हें तसल्ली ना मिलती तो। इसमें मैं कितना tan थीटा की जगह tan 30 लगा दूं, tan 30 क्या होता है भाई मेरे, tan थीटा होता क्या, लंब बटे आधार। यहाँ लंब कितना है मेरे पास, मुझे तो पता ही नहीं लंब क्या है, लेकिन उसका नाम पता है, उसका नाम AB है, और आधार कितना है 15। तो चलिए tan 30 का मान होता है 1/√3, ये कितना आ गया AB/15। तो AB की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये 15 इधर पहुंचेगा, 15/√3, ये तो आ गई हमारे पास AB की वैल्यू। अब AC की वैल्यू और निकाल सकते हैं हम, किससे भाई, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या, कि भाई जो हमारे पास AC है इसका स्क्वायर क्या होगा, सॉरी इधर अंडर रूट लगा दिया मैंने, तो AC लिख देता हूँ खाली। AC = क्या होगा, √AB² प्लस
BC स्क्वायर। ठीक है, BC का वैल्यू आपके पास है, AB की वैल्यू भी आपके पास है। चाहो तो इसे ऐसे कर सकते हैं, 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5√3 इंटू √3। नहीं लिख सकता, 5 से 15 √3 हो गया, तो कितना आ जाएगा 5√3 आ जाएगा। AB की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे 5√3। AB की वैल्यू कितनी आ गई 5√3। तो 5√3 का क्या करना हमें स्क्वायर, 5√3 का स्क्वायर कर देंगे। 5√3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 25 या 75 75 हुआ। BC की वैल्यू कितनी है 15 है, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा भाई √300। और 300 को मैं कैसे लिख सकता हूँ √3 इंटू 100, या मैं कह सकता हूँ 10√3। ये जो 100 है किसके रूप में निकल जाएगा 10 के। देखिए इतना टाइम लगा हमें ये इतना छोटा सा क्वेश्चन करने में। अब जो हमारी कॉम्पिटेटिव अप्रोच है उससे कर लेते हैं। 60 के सामने कितना है √60 के सामने 15 है। 60 के सामने होना क्या था √3, तो √3 की जगह कितना रखा है 15। यहाँ भी मैं √3 से भाग कर दूँ, यहाँ भी √3 से भाग कर दूँ। क्यों, क्योंकि मुझे 1 बनाना था। 1 बन गया तो 1 के सामने कितना होगा 15/√3, 15/√3। या 15/√3 को मैं कैसे 15 को कैसे लिख सकता हूँ मैं 5√3 इंटू √3। नहीं लिख सकता, बटे में √3। कितना आ गया 1 के सामने, 1 की जगह क्या होना चाहिए 5√3। 30 के सामने क्या होता है 1, और 1 की जगह क्या है 5√3। और 90 के सामने क्या होता, जो भी 30 के सामने है ना उसका डबल, उसका डबल। देखियो कितने आसानी से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया, कितनी आसानी से। और ये भी मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। ना तो आपको पता है कि 30 जब 60 के सामने जो भी संख्या, अगर हमें 30 के सामने जाना है तो √3 से क्या कर देनी है भाग कर देनी है। और अगर 30 की तरफ आना है 60 से तो √3 से गुणा कर देनी है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। अब हमारे सामने एक दूसरा स्टैंडर्ड ट्राइंगल था। कौन सा स्टैंडर्ड ट्राइंगल था भाई 45 45 90 वाला। कौन सा वाला 45 45, और ये कितना है भाई 90। ये बहुत ही आसान है। 45 के सामने 1 तो दूसरे 45 के सामने भी 1, तो ये तो बाई डिफॉल्ट कितना आ गया √2। ठीक है, अब मैं इस पर अगर एक क्वेश्चन बना दूं इस तरह से कि एक त्रिभुज है हमारे सामने, कौन सा ABC, एक समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितना है 45 है, तो बाई डिफॉल्ट दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा 45 ही हो जाएगा, चाहे एग्जामिनर बताए या ना बताए। अगर मान लो मुझसे बता दे BC की वैल्यू 10 है, BC मुझे दे रखी है कि BC बराबर कितना है भाई 10, और मुझसे पूछे तो बताओ AB = क्या होगा, और मुझसे पूछ ले AC = क्या होगा। तो भाई मैं तो कर सकता हूँ आराम से। 45 के सामने कितना है 10 है, तो दूसरे 45 के सामने भी कितना होगा 10 होगा। यानी 1 था तो 1 यहाँ भी था, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा। एक बात बताओ 90 के सामने कितना होता है √2। अब √2 जब होता है जब 1 होता है, लेकिन यहाँ तो 10 है तो यहाँ कितना होगा 10√2 होगा। तो यहाँ कितना होगा 10√2 होगा। भाई बड़ा आसान है, ठीक है। लीजिए ये तो बहुत आसान है पिछले वाले से, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अगर मान लो ये 5 है, 45 के सामने 5, तो दूसरे 45 के सामने भी कितना होगा 5 ही होगा। तो 90 के सामने कितना होगा 5/√2 होगा। ठीक है, सारी दूरियां हमारी निकलती जा रही हैं मिनटों सेकंडों में। ठीक है, चलिए अगर मान लो इस तरह से दे दें कि भाई ये एक एंगल है, ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है, और अब कैसे ये वाली वैल्यू दे दी हमें 10, और हमसे पूछ ले बताओ कि हमें AC बराबर 10 दे दिया, AC बराबर कितना है 10, और पूछ क्या ले हमसे कि AB की वैल्यू बताओ, और दूसरा हमसे पूछ ले BC की वैल्यू बताओ। बड़े आसानी से बता सकते हैं भाई। देखो 90 जब 45 45 90 ट्राइंगल है होंगे, कौन सा स्टैंडर्ड ट्राइंगल, 90 के सामने होता है √2, लेकिन यहाँ √2 नहीं है, यहाँ कितना है 10 है। यानी जिस जगह √2 होना चाहिए था वहाँ कितना है 10 है, वहाँ कितना है 10 है। अब हमारे सामने 45 के सामने क्या होता है 1, लेकिन हमारे सामने अब क्या है, अब ये 1 तो जब होता है जब ये √2 होता है, √2 की जगह कितना है 10 है। यहाँ भी मैं √2 से भाग कर दूँ और यहाँ भी √2 से भाग कर दूँ, डिवाइड कर दिया दोनों को, ये कितना बचा 1, और सामने हमारे आ गया 10/√2। क्या इसे आगे सोल्व कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मैं इसे लिख लूँ 5 × √2 और अपॉन में कितना है √2 लिख सकते हैं ना 10 को ऐसे। 5 और √2 कितने हो गए 2 हो गए, तो 5 दूनी 10। तो अब 1 की जगह क्या, जो जिस जगह 1 होना चाहिए था उस जगह क्या आ गया 5√2, 5/√2। तो यहाँ 1 और यहाँ भी 1।
ठीक है। अगर आपसे आप सीख रहे समझ रहे हो तो फिर तो आप कंपटीशन की तरफ चल रहे हो, और ऐसा ही सीखना है, ऐसे ही क्या करना है, सीखना है भाई। यही कम्पिटेटिव अप्रोच है। अब मैं इसमें टेन साइन कोस लगाता रहूं तो क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, लेकिन भाई क्वेश्चन केवल होगा, जल्दी नहीं होगा, मगर हमें जल्दी करना है। अब इन्हीं सवाल, इन्हीं क्वेश्चंस को अगर मैं लैंग्वेज में बदल दूंगा ना, तो ये जबरदस्त क्वेश्चन है सारे के सारे।